मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। कांटे राहों में लाख सही, कांटे राहों में लाख सही मगर चलना जरूरी है, मगर चलना जरूरी है। मंजिल को पाना जरूरी है। तो स्वागत है आप सभी का पेपर 1 की इस क्लास में। और आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति युक्ति तर्क, क्लास 1। मैं अली आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, हालचाल भी मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे, ठीक है। पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे, समय से समय तक पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है। और तैयारी बेहतरीन दमदार शानदार तरीके से करते रहो। किसकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो लॉजिकल रीजनिंग को शुरू करेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा वेटेज और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली जो यूनिट मानी जाती है वो यूनिट नंबर 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग को माना जाता है। इसके अंदर लॉजिक्स लगाए जाते हैं कि कैसे कैसे सोल्व करना है ना। आसान से आसान क्वेश्चन होते हैं, बस एक चीज होती है जिसको हमें पकड़ना होता है। उस लॉजिक को अगर हमने पकड़ लिया, उस लॉजिक को हमने लगा लिया, तो समझ लो ये यूनिट क्या कुछ भी नहीं है। और इससे जो 4 5 6 7 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे है ना, किसके इसका वेटेज घटता बढ़ता रहता है, कभी 4 कभी 5 कभी 6 कभी 7 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। कभी कभी ट्रेंड रहता है कि जैसे किसी एक यूनिट से बहुत ज्यादा आ जाते हैं, किसी से कम आ जाते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जो फिक्स रहता है वो 5 नंबर तो तुम्हारा है ही है, चाहे उसमें एक कम हो जाए चाहे 2 ज्यादा हो जाएं, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो इसलिए हमें रीजनिंग जो लॉजिकल रीजनिंग है उस पर बहुत अच्छा कमांड बनानी है, ठीक है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिन पर हम चाहकर भी कमांड नहीं बना सकते। मान लो कोई बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, है ना, साइंस बैकग्राउंड के या मैथ उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो चाहकर भी मैथ में अपना टाइम ना लगाएं, ठीक है। बाकी जो यूनिट्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, जिससे कि वो उसकी जगह जितना वो उसमें समय लगाएंगे उतना समय उसमें लगा करके वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं उनका तो खैर ठीक ही है, वो तो ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगाएंगे उसमें, है ना। तो इसलिए जो चीजें हम कर सकते हैं, जो हमारे बस की बात है, उनको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहां जो शुरू करनी है, आज हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग को, युक्ति युक्ति तर्क को। क्लास 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। यहां से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा, शुरू करेंगे, बोलो, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग तो शुरू करेंगे ना, इसमें हम देखेंगे युक्ति युक्त तर्क, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होने वाली हैं। जो यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें और अपनी बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है, जिससे वो लोग भी अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बना सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहां मैंने शुरुआत में ही जब मैंने एक शुरू की थी क्लासें, उसमें मैंने एक वादा किया था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स डिटेल में कंटेंट तुम्हारे पास तक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और वही चीज यहां मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है। और यहां मैंने जो यूनिट्स कवर करा दी हैं, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसके बाद में कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। और आज हम शुरू कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। जितनी भी डिफिकल्ट जो यूनिट्स हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं पहले, और आज हमने एक मुश्किल तरीन यूनिट को शुरू किया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो, शुरू करें शुरू। यहां से देखते हैं हम, तो जो हम लॉजिकल रीजनिंग जो पढ़ते हैं ना, पहले जो शुरू करेंगे हम यहां से, हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक। जो हम यहां लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, इसमें हम बेसिकली 2 चीजों को फोकस करके चलते हैं, एक स्टेटमेंट को और एक आर्ग्यूमेंट को। इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी यूनिट टिकी हुई है, इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर पूरी यूनिट
बेस्ड रहती है। स्टेटमेंट का मतलब है कथन और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है न्याय वाक्य या फिर तर्क। क्या होता है बच्चा? न्याय वाक्य या फिर तर्क। ठीक है, तो यहां हमें जो फोकस करना है वो इन दोनों पॉइंट पर ही फोकस करना है। अगर ये दो पॉइंट समझ में आ गए तो समझ लो यूनिट बहुत आसान है। एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है नॉन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर है? कोई भी ऐसा वाक्य जो सत्य हो या असत्य हो, यानी कि ट्रू हो या फॉल्स हो, सही हो या गलत हो, है ना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? वो स्टेटमेंट होगा। लेकिन जहां क्वेश्चन मार्क दिखे, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछता हुआ, क्वेश्चन पुटअप करता हुआ नजर आए या क्वेश्चन मार्क उसमें लगा हुआ दिख जाए, तो वहां होगा नॉन स्टेटमेंट। जैसे कि मैं बात कर लूं, मैंने एक यहां क्वेश्चन लिखा, मान लो तुम अपने दोस्त के यहां चले गए। ठीक है, दोस्त की तुम्हारे शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। ठीक है, तुम वहां गए, वहां जाने के बाद में जब तुम बैठे तो तुम्हारे दोस्त का जो बेटा है चिंटू आया, अपनी गाड़ी चलाता रहा, बुम बुम करता हुआ, ठीक है, आ गया। और वहां आने के बाद में, ठीक है, तुमने अपने दोस्त से पूछा क्या चिंटू स्कूल जाता है? कि चिंटू कितना बड़ा हो गया? ठीक है, कि स्कूल जाता है, क्या चिंटू स्कूल जाता है? तो यहां हम लिखेंगे क्या चिंटू स्कूल जाता है। तो ये तुमने क्वेश्चन पूछ लिया अपने दोस्त से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहां हो गया ये नॉन स्टेटमेंट। क्या हुआ? ये नॉन स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब तुम्हारा जो दोस्त है ना, तुम्हारा जो दोस्त है वो जो जवाब देगा वो कहेगा हां चिंटू स्कूल जाता है, चिंटू स्कूल जाता है। यहां देखो, चिंटू स्कूल जाता है। ठीक है, ये उसने जवाब दिया। अब ये जो जवाब है चिंटू स्कूल जाता है, अब ये जवाब सही भी हो सकता है, ये जवाब गलत भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं ना जाता है या नहीं जाता। तुमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा और उसने जवाब दिया, उसने जवाब अपने अकॉर्डिंग दिया। हो सकता है उसने एक अपनी बात को, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कह दिया हो कि चिंटू स्कूल जाता है ना, कि कभी तुम पलट के जवाब, मतलब पलट के और क्वेश्चन ना पूछने लगो, यार इतना बड़ा हो गया स्कूल नहीं जाता। अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, उसके पिता ने यानी तुम्हारे दोस्त ने ये कह दिया कि चिंटू स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, अगर उसने कह दिया कि चिंटू स्कूल नहीं जाता है, तो तुम एक और क्वेश्चन करोगे कि इतना बड़ा हो गया चिंटू स्कूल नहीं जाता, है ना। तो तुम्हारा जो दोस्त है वो ये सोचेगा यार अगर मैं मना कर दूंगा कि चिंटू स्कूल नहीं जाता तो फिर ये क्या सोचेगा, क्या फील करेगा, क्या मेरी मजाक बनाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा झूठ बोल सकता है। हाँ चिंटू स्कूल जाता है, ठीक है, उसने कह दिया चिंटू स्कूल जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है, तुम सोचोगे हो सकता है यार ये झूठ भी बोल रहा है, हो सकता है ये गलत भी बोल रहा है ना, दोनों बातें हो सकती है ना। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब तुम सोचोगे यार हो सकता है कि सर झूठ बोल रहे हो, रहना उन्हें घर ही होगा, है ना, रहना उन्हें घर ही होगा, हमसे झूठ बोल रहे हैं कि सर दिल्ली जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, बस वो क्लास ना लेने की वजह से हमसे थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है चले जाएं। तो यहां जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो एक इंफॉर्मेशन को पुटअप करते हुए नजर आते हैं या इंफॉर्मेशन को देते हुए नजर आते हैं, वो होते हैं स्टेटमेंट। और इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आती है, किसी भी तरह से कैसी भी इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन हमेशा सस्पेंस लेकर आती है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। जहां ट्रू एंड फॉल्स दोनों का वेटेज रहे, दोनों की पॉसिबिलिटी रहे, तो वहां होता है, क्या होता है, कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन मार्क दिखे, क्वेश्चन पूछता हुआ नजर आए क्या चिंटू स्कूल जाता है,
तो वहां क्या होगा, वहां होगा हमारा नॉन स्टेटमेंट। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पूरी यूनिट में इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए यहां नॉन स्टेटमेंट लिख दिया है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से। पूरी यूनिट हमें इसी को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। एक चीज हो गई स्टेटमेंट। अब बात करते हैं, दूसरी चीज आती है आर्ग्यूमेंट। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है जी? आर्ग्यूमेंट मतलब न्याय वाक्य या फिर इसको तर्क बोलते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यानी न्याय वाक्य। जो तुमने सुना होगा, अगर कहीं बहसबाजी चल रही है ना, दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तो एक क्या कहेगा, अरे यार ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कर, ठीक है, हाँ हाँ मुझे पता है ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कर। तो वो चीज जो होती है ना, वो बहसबाजी, एक चीज ध्यान रख लेना, बहसबाजी जो होती है वो आर्ग्यूमेंट में नहीं आती। क्या नहीं आती बच्चा? आर्गुमेंट में नहीं आती। लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो आर्गुमेंट में नहीं आती। आर्गुमेंट वो होता है ऐसा वाक्य, यानी कि ऐसी कोई बात, कोई अपनी तुम बात कहो, अपनी कोई तुम बात कहो और उस बात को तर्क देकर लॉजिक्स के साथ में, है ना, लॉजिक के साथ में अपनी बात को प्रूव करो, अपनी बात को वैल्यू दो। किसके साथ में? लॉजिक के साथ में, तर्क के साथ में। तो वहां पर आर्गुमेंट होता है। कोई भी बात तुम कह रहे हो, ठीक है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन तुम अपने लॉजिक्स ऐसे दे रहे हो चाहे वो गलत को भी सही साबित कर दो लॉजिक के साथ में, तो वहां आर्ग्यूमेंट होगा। लॉजिक जहां दिए जाते हैं, लॉजिक के बाद, लॉजिक के सहारे जहां बातों की काट करी जाती है ना। कहीं तुमने डिबेट देखी होगी, अगर उन डिबेट में कोई व्यक्ति दूसरे की बात को काट करता है, क्रॉस कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करना या सिर्फ आलोचना करना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ में तुम्हें अपने खुद के तथ्य, खुद के लॉजिक भी देने होते हैं, कुछ तर्क भी देने होते हैं, जिससे तुम अपनी बात को प्रूव कर सको कि हाँ तू गलत है और मैं सही हूं। लॉजिक देना होता है, लॉजिक के साथ में बात को कहना, लॉजिक के साथ में अपनी बात को प्रूव करना, लॉजिक के साथ में अपनी बात को दूसरे को समझाना, मान्यता या वैल्यू देना, वो होता है आर्ग्यूमेंट। सिर्फ बहस करना, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, जो डिबेट चलती है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को तर्क ही नहीं देते। वो तो उसकी बात को सुन करके उसी की बात का जवाब ना दे करके उसी की बात में से क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब नहीं देता, तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन हम साधारण सी बात में कह देते हैं कि यार ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कर, है ना। अगर वो बात कर रहा है, बहस कर रहा है, तो ज्यादा आर्गुमेंट मत कर, या बहुत आर्गुमेंट कर रहा है, बहुत आर्गुमेंट करता है, ये करता है वो करता है, ये सब बातें आर्गुमेंट में नहीं आती। हाँ, यही बातें आर्गुमेंट में आ सकती हैं, बशर्ते कब? जब तुम उस बात को लॉजिक के साथ में, लॉजिक्स के साथ में कहो। कहते हैं ना, कभी कभी तुमने सुना होगा या तुम खुद कहते होगे, यार उस बंदे की बातों में बहुत लॉजिक है ना, उसकी बातों में बहुत लॉजिक होते हैं, उसकी बातें बहुत लॉजिकल होती हैं, या उसकी बातें बहुत लॉजिकली वो अपनी बातों को प्रूव करता है। ये सब क्या है? ये आर्ग्यूमेंट है, जहां लॉजिक के साथ में तर्क दे करके हम चीजों को समझाते हैं। अब यहां कुछ चीजें और आती हैं समझने के लिए, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसको समझने के लिए, है ना, इसमें बात को साफ करने के लिए, यानी कि बात को क्लियर करने के लिए, है ना, बात को क्लियर करने के लिए क्या होता है? इसलिए, 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 यानी कि देयरफॉर का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। यहां इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमने समझ ली है, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं आर्गुमेंट। स्टेटमेंट का सिर्फ उतना ही काम था जितना हमने वहां समझ लिया। अब स्टेटमेंट एक साइड रोल में चलेगा, आर्गुमेंट मेन रोल में चलेगा। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। देखो, जो आर्गुमेंट है, जो न्याय वाक्य है या जो तर्क है ना, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक प्रीमाइस यानी कि परिसर, एक आता है कंक्लूजन। क्या आता है बच्चा? प्रीमाइस आता है या कंक्लूजन आता है। अपनी बात को तर्क देकर प्रूव करना, बात को क्लियर, देखो यहां बात को क्लियर करने के लिए या इसलिए, यानी कि देयरफॉर का यूज होता है। अब यूज कैसे होता है? जैसे कि
जैसे तुमने सुना होगा, मैं क्लास में ज्यादातर बोलता रहता हूं कि क्लास में मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत में कंजूसी बिल्कुल मत करो, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे, है ना, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैंने एक बात कह दी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर लो, मेहनत करने से तुम्हें ये हो जाएगा, मेहनत करने से वो हो जाएगा, मेहनत करने से तुम्हें क्या हो जाएगा, जीआरएफ पास हो जाओगे, इसलिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। मैंने एक बात कह दी, पहले एक तर्क दे दिया कि क्यों हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम क्या हो जाएगा, हम जीआरएफ पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा हमारा करियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हम पास होंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए लगा है अपनी बात को क्लियर, यानी कि देयरफॉर लगा है अपनी बात को साफ करने के लिए, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक पहले हमने तर्क दे दिया, फिर उसके बाद में हमने बात कही है। ठीक है, एक एग्जांपल और हो सकता है यहां पर, जैसे कि मान लो तुम कहो बच्चे से तुम कह रहे हो कि साइकिल चलानी चाहिए। अब बच्चे ने कहा कि क्यों चलानी चाहिए जी साइकिल? तुमने कहा बच्चे से कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलानी चाहिए, है ना। तो बच्चा पूछेगा, भाई बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सवाल जवाब इतने करते हैं कि उनका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो वहां तुम कहोगे कि हमें साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि देखो साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है ना, मनुष्य स्वस्थ रहता है। और बाइक चलाएंगे तो बाइक में फ्यूल लगेगा, और साइकिल चलाने से फ्यूल का भी बचत होता है, खर्च कम होता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है। इसलिए, है ना, ये सब बातें कहने के बाद में, इसलिए देयरफॉर साइकिल चलानी चाहिए, हमें साइकिल ज्यादा चलानी चाहिए। मैंने एक बात कह दी, एक तर्क दे दिया कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इसलिए हमें साइकिल चलानी चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? बोलो जल्दी, समझ में आ रही है ना? यहां तक हो गई बात, आगे चले फिर। यहां देखो, अच्छा यहां एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, देखो जैसे बच्चे से कहा, वही वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था अभी, कि बच्चे से कहा कि साइकिल चलानी चाहिए, बच्चे से कहा साइकिल ज्यादा चलाओ, मोटरसाइकिल कम चलाओ। अब बच्चा कहेगा कि क्यों, है क्यों? हम कहेंगे, एक तर्क देंगे उसे कि साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, बीमारियां कम होती हैं और ईंधन की बचत होती है, यानी कि फ्यूल की बचत होती है, इसलिए हमें साइकिल ज्यादा चलानी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या है? ये आर्ग्यूमेंट है पूरा। जब हम अपनी बात को पुष्ट या मजबूत करने के लिए देयरफॉर का या फिर इसलिए का प्रयोग करते हैं, तो वहां हम बात को अपनी मजबूत कर देते हैं, एक तर्क दे करके, एक लॉजिक दे करके, तो वहां होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब यहां कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि यहां हम समझेंगे, यहां एक चीज, एक मिनट, यहां देखो, यहां कुछ लिखा हुआ है, नोट करके, कि इसलिए से पहले, हाँ जो हमने अभी बात कही थी, देखो यहां देखो कि यहां इसलिए लगा हुआ है ना, यहां लगा हुआ है इसलिए, और इससे पहले की जो ये बात है, जो तर्क दिया हुआ है, कि तर्क देंगे कि साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, बीमारियां कम होती हैं और ईंधन की बचत होती है। ठीक है, अब यहां ये जो तर्क है, यानी कि जो देखो यहां दो चीज आती है ना, एक आता है प्रीमाइसिस, है ना, एक आता है प्रीमाइस और एक आता है कंक्लूजन, है ना, और बीच में आता है क्या? इसलिए। यानी कि जो भी इसलिए से पहले का जो तर्क वाला भाग होगा, जो हम लॉजिक दे रहे हैं, है ना, हम इसलिए से पहले, यानी कि देयरफॉर से जो पहले की चीज होगी, जो पहले का वाक्य होगा, जो पहले का सेंटेंस होगा, जो हमारी बात होगी, जिसको हम देयरफॉर से पहले एक लॉजिक दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है ना, वो बीमारियां कम होती हैं, फ्यूल की भी बचत होती है। तो ये सब क्या है? ये तर्क है, लॉजिक है। और जो तर्क है उसको हम बोलते हैं प्रीमाइसिस, उसको बोलते हैं हम प्रीमाइसिस, यानी कि परिसर, जो हमने पढ़ा था ना शुरू में, परिसर। कि आर्गुमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रीमाइसिस और एक होता है कंक्लूजन, है ना। प्रीमाइसिस होता है यानी कि परिसर, जो तर्क देते हैं हम, जो पहले तर्क दिया जाता है, कि एक भी जो तर्क है वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जैसे यहां देखो, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। मतलब
जैसे हमने बोला था कि साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, एक हो गया। बीमारियां कम होती हैं, दो हो गए। ईंधन की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है, तीन हो गए। मतलब एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, यानी कि जो हम लॉजिक देते हैं वो एक लॉजिक भी हो सकता है समझाने के लिए, और हो सकता है 2-3 लॉजिक में भी उसके समझ में आए। फिर लगाएंगे हम इसलिए, यानी कि देयरफॉर, फिर लगाएंगे हम देयरफॉर, उसके बाद में हम कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इसलिए हमें साइकिल ज्यादा से ज्यादा चलानी चाहिए। वो कंक्लूजन भी एक हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक हो गई बात समझ में। अब सीधी सी बात और समझ लो थोड़ी सी जरा, वो ये होगी, इस चीज को थोड़ा सा हट करके ये समझो कि यहां देखो, जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट 2 दीवारों से मिलकर बना होता है। आर्ग्यूमेंट 2 दीवारों से मिलकर बना होता है। ये 2 दीवारें हैं, ठीक है, 2 दीवारें हैं। जो कि आर्ग्यूमेंट है वो 2 दीवारों से मिलकर बना होता है, दीवार 1 और दीवार 2। ठीक है, दीवार 2 क्या है? कंक्लूजन है। क्या है बच्चा? कंक्लूजन है। ठीक है, और जो दीवार 1 है वो क्या है? प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस है। ठीक है, अब जो प्रीमाइसिस हैं, अब इन दोनों दीवारों के अंदर जो प्रीमाइस है और जो कंक्लूजन है ना, जो प्रीमाइस है, जो कंक्लूजन है, ये जो दोनों दीवारें हैं ये किससे बनी होती हैं? ये बनी होती हैं स्टेटमेंट से, प्रोपोजिशन से, वाक्यों से, है ना, सही गलत वाक्यों से। क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, नॉन स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहां प्रोपोजिशन आएगा, यहां आएगा क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा, कथन आएगा। मतलब जैसे कि मान लो ये सब जो मेरे कमरे में, तुम्हारे कमरे में जो दीवारें बनी हुई हैं, ये दीवारें किससे बनी हुई हैं? ईंटों से बनी हुई हैं, ब्रिक्स से बनी हुई हैं। ठीक है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट में जो 2 दीवारें होती हैं, एक प्रीमाइस की दीवार, एक कंक्लूजन की दीवार, जो ये दोनों दीवारें होती हैं, दोनों के अंदर ही स्टेटमेंट होता है। दोनों की दीवारें स्टेटमेंट से बनी होती हैं, है ना। जैसे हमने कहा, क्या कहा कि साइकिल, है ना, साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, एक कथन हो गया। साइकिल चलाने से मनुष्य में बीमारियां कम होती हैं, 2 कथन हो गए, 2 स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, साइकिल चलाने से फ्यूल की बचत होती है, 3 कथन हो गए। उसके बाद में आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो ये था, इसलिए हमें साइकिल ज्यादा चलानी चाहिए, हमें साइकिल ज्यादा से ज्यादा चलानी चाहिए। तो ये क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया, ये भी इसके अंदर स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? सीधी बात, नो बकवास। बोलो, आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट की बात समझ में आ गई? बोलो, यही से हमारा बेसिक शुरू होता है, यही चीज हमारी बेसिक रहती है पूरी यूनिट के अंदर। पूरी यूनिट में हम आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, प्रीमाइसिस, कंक्लूजन यही पढ़ने वाले हैं। इन्हीं से हम पूरी यूनिट को घूमने फिरने वाले हैं। समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई हो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं असर्शन एंड रीजन। ये भी आर्गुमेंट की ही तरह होता है, ये भी क्या होता है? सेम आर्गुमेंट की तरह होता है। रीजन, असर्शन, है ना, अभिकथन यानी कि दावा और कारण। जो तुमने क्वेश्चन आंसर में देखा, जो क्वेश्चन में देखा होगा एग्जाम में, रीजन असर्शन के ज्यादा सवाल आने के लगे हैं आजकल। तो क्या होता है? रीजन असर्शन में भी स्टेटमेंट ही होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, बिल्कुल सेम आर्गुमेंट है, बिल्कुल सेम आर्गुमेंट है। बस अंतर क्या होता है? अंतर इसमें इतना आता है, जहां हम 2 स्टेटमेंट के बीच में हम क्या कर रहे थे, वहां इसलिए या देयरफॉर का यूज कर रहे थे, है ना, यहां हम क्योंकि लगाएंगे। यहां हम क्योंकि यानी कि बिकॉज, इन दोनों के बीच में हम अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बिकॉज का यूज करेंगे। रीजन असर्शन में, असर्शन रीजन में हम क्या करेंगे? हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? बिकॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि लगाएंगे। असर्शन मतलब अभिकथन, यानी कि कथन कह लो, चलो कोई बात ना, दावा कह लो, या बल दे करके कही गई बात, है ना, फोर्सफुली कोई बात कहना असर्शन होता है। कोई भी बात ऐसी हो जो फोर्सफुली कही जाए, बल दे करके, दावा करके, हाँ भाई ये बात ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्योंकि ये बात ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर क्या दिया जाए? रीजन दिया जाए। यानी कि यहां पहले क्या कर रहे थे? पहले हम तर्क दे रहे थे, पहले हम लॉजिक बता रहे थे, लॉजिक के बाद में इसलिए लगा करके हम अपनी बात कह रहे थे। पहले लॉजिक,
फिर इसलिए, फिर अपनी बात। अब यहां असर्शन रीजन में क्या होगा, पहले असर्शन यानी कि पहले क्या होगा, हम यहां पहले क्या कहेंगे, पहले हम अपनी बात को कहेंगे, पहले हम अपना कथन देंगे, कोई भी दावे वाली बात, कोई भी फोर्सफुली बात हमने कह दी, उसके बाद में हम क्योंकि लगाएंगे, फिर बाद में हम तर्क देंगे, लॉजिक देंगे। यहां उल्टा कर देना है बस। पहले जो आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट के अंदर हम लॉजिक्स यानी कि तर्क पहले दे रहे थे, अपनी बात को बाद में कह रहे थे। और असर्शन रीजन में यहां देखो, असर्शन एंड रीजन, इसको क्रम से याद कर लेना, पहले असर्शन दे दो, फिर बाद में उसका रीजन दे दो, और दोनों के बीच में रीजन से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं। पहले हम अपनी बात कहेंगे, उसके बाद में फिर हम लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक के बाद में फिर रीजन देंगे, यानी कि मतलब लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा उल्टा कह दिया मैंने, क्या कह रहा हूं, पहले हम क्या करेंगे, असर्शन यानी कि अपनी बात कहेंगे, फिर उसके बीच में हम बिकॉज लगाएंगे, फिर उसके बाद में रीजन देंगे, क्या, लॉजिक लगाएंगे। समझ में आ गई बात, बोलो आ गई। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, हमें साइकिल ज्यादा चलानी चाहिए, हमने अपनी बात कह दी कि हमें ज्यादा साइकिल चलानी ही चाहिए, हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलानी चाहिए, एक बल देकर के, एक अभिकथन, एक असर्शन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में अब सामने वाले के दिमाग में क्या होगा, यार क्यों चलानी चाहिए, फिर हम एक बात कहेंगे, क्योंकि, बिकॉज साइकिल चलाने से बहुत सारे लाभ हैं, बीमारियां कम होती हैं, फ्यूल की बचत होती है, मनुष्य स्वस्थ रहता है। ये सब लॉजिक्स, ये सब तर्क हम बाद में देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, बोलो समझ में आ गई ना। आगे चले, इतना ही समझना है, आगे ये बेसिक चीजें चल रही हैं उनको हम समझेंगे। फिर आता है जी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट, स्पष्ट प्रस्ताव या फिर कथन। इससे क्वेश्चन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पेपर इससे खाली रह जाए। एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, पूरी यूनिट से अलग रह गई और इससे तो पक्का ही है, समझ लो 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ऐसे टाइप का जो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होते हैं ना, जिनका निश्चित पैटर्न होता है ना, एक पैटर्न से काम करते हैं। ये जो स्टेटमेंट होते हैं इस टाइप के कैटेगरिकल प्रीपोजिशन, ये इनका एक निश्चित क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। क्या होता है, पैटर्न होता है। यहां हम कुछ पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लो स्ट्रक्चर ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बात आती है, इसमें कुछ एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा जो स्टेटमेंट जो बना हुआ होगा, इसमें जो हम स्टेटमेंट को बनाएंगे, है ना, जैसे कि मान लो ऑल मैन आर गुड, सभी व्यक्ति अच्छे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले सबसे पहला आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ये 2 टाइप की होती है, 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है ऑल, दूसरा टाइप होता है सम, ठीक है। ऑल मैन आर गुड या फिर सम मैन आर गुड, है ना, सभी मनुष्य अच्छे हैं या फिर कुछ मनुष्य अच्छे हैं। ये 2 तरह की क्वांटिटी जो होती है ना स्टेटमेंट में, इस 2 तरह की क्वांटिटी आती है ना, ऑल या फिर सम। दूसरी चीज आती है क्वालिटी, दूसरी चीज आती है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, अच्छे, है ना, अच्छे, गुड, ये सब क्या है, ये क्वालिटी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब रही बात सब्जेक्ट की और रही बात प्रेडिकेट की। क्या रही बात, प्रेडिकेट की। अब इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, ये क्या होता है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। मतलब सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट आ जाता है, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। ये इस तरह से इनका क्या होता है बच्चा, स्ट्रक्चर होता है, किसका, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का। अब यहां से हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, कैसे कैसे टाइप। इनको ना याद रख लेना, ए, ई, आई और ओ, ये याद रख लेना। इनसे क्वेश्चन आगे बहुत इजी सोल्व हो जाते हैं। सबसे पहली बात, हमें जो एक टाइप आता है, एक तो आता है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव, ठीक है। यहां जो समझना है वो ये समझना है कि एक जो वाक्य होता है, जो एक स्टेटमेंट होता है, वो आता है
यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इस तरह से आएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सार्वभौमिक सकारात्मक या धनात्मक, सार्वभौमिक धनात्मक, यानी कि यूनिवर्सल, वो हर तरह से पॉजिटिव है, हर तरह से पॉजिटिव है। जो हर तरह से पॉजिटिव होगा, पहले नंबर पे जो हर तरह से पॉजिटिव होगा वो ए होगा, ए होगा। ए का मतलब है क्या है? ऑल यस, ऑल यस। यहां देखो ऑल यस, ऑल यस का मतलब सभी सही, सभी सही, हर तरह से सही। इसका मतलब है ऑल मैन आर गुड। इसमें क्या है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ा है। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या हैं? सभी के सभी सही हैं, अच्छे हैं, गुड हैं। तो यहां पर सभी सही हो जाएगा। सभी, जहां सभी आएगा वो सभी के साथ में सही आएगा, है ना। सभी के बाद में सही आएगा, सभी सही, सभी अच्छे, वो होगा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। दूसरी बात है, जहां हम कहेंगे, दूसरी बात आ गई ई, ई का आएगा। यहां दूसरे वाले में जो होगा वो यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। यूनिवर्सल मतलब सभी गलत हो, सभी गलत हो, क्या हो? सार्वभौमिक नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक। ऑल नो, नो मैन आर गुड, नो मैन आर गुड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। ऑल मैन आर गुड, ए यूनिवर्सल पॉजिटिव। ऑल मैन, नो मैन आर गुड, यानी कि कोई भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक। अब बात आती है दूसरे वाले पर, यानी कि ये जो है पॉजिटिव वाला, ये जो सम वाली चीजें हैं, ये हो गई ऑल वाली चीजें, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं। तीसरी है, तीसरी आती है आई। आई है यानी कि पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, यानी कि कुछ ही सही हैं बस। इसने कहा है कि कुछ ही सही हैं। कुछ मैन यानी कि सम यस, आई इसको डिनोट करेंगे। सम मैन आर गुड, यानी कि कुछ व्यक्ति सही हैं, बाकी कैसे उनका हमें कोई मतलब नहीं। कुछ व्यक्ति सही हैं, कुछ व्यक्ति सही हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति सही हैं, क्या है यहां? सम यस, कुछ सही हैं, ठीक है। और चौथा नंबर है, 4 नंबर की अगर बात हम करें तो ये क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। सम मैन आर नॉट गुड, यहां है कुछ व्यक्ति सही नहीं है, कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, ठीक है। यहां ये चीजें समझने की हैं और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पॉजिटिव को हम आई से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल नेगेटिव को हम ई से और यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम ए से डिनोट करते हैं। इनसे डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद कर लेना, ठीक है। और याद कर लेना, पूरी यूनिट में इनको भी साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम यूनिट्स को पढ़ेंगे पूरा नहीं लिखेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर ए लिखेंगे, सीधा सीधा ए लिखेंगे। तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, याद होना चाहिए, खट से एकदम तुम ए लिख दो, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ हमारी आज की क्लास कंप्लीट रहती है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी बेहतर कर सके, अपने साथ जुड़ सके। और PDF के लिए अपना जो चैनल है, कौन सा, टेलीग्राम ग्रुप शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा, PDF वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।